आज भी भूपेंद्र भैया ने या गोपाल भार्गव जी ने या गोविंद सिंह राजपूत ने बंडा विधानसभा में एक भी हेड पंप कहीं लगवा दिया हो तो मुझे बता दें। माननीय भूपेंद्र भैया जी आए थे अभी पिछली बार, बंडा में घोषणा कर गए 25 करोड़ की, सायगढ़ में 39 करोड़ की घोषणा कर गए। मैं माननीय से कहना चाहता हूं कि आप 39 या 25 करोड़ ठीक है, आप 1 करोड़ विकास की दे दें। जैसे ही आप अपने विकास की गंगा गड़ाकोटा में बहा रहे हैं, खुरई में बहा रहे हैं, सुर्खी में बहा रहे हैं, तो कोई भी मंत्री जो है वो अपने विधानसभा तक सीमित नहीं रहता, उसको पूरे मध्य प्रदेश के बजट की जवाबदारी दी जाती है कि आपको जो बजट मिला है वो पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए बजट मिला है, ना कि अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। तो मैं बहुत अपने आप में बहुत शर्म महसूस करता हूं, बहुत तकलीफ महसूस करता हूं कि इनकी मानसिकता सिर्फ अपने विधानसभा के विकास तक क्यों सीमित हो जाती है। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बंडा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील जैन जी, जिनसे हम आज बात करेंगे बंडा क्षेत्र के विकास के विषय में और किन किन समस्याओं से जनता जूझ रही है, आज इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। नो फिकर न्यूज के समस्त सम्मानीय पदाधिकारियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप बंडा क्षेत्र में प्रत्याशी हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही एक ही समाज के प्रत्याशियों को उतारा है और एक बड़े वर्ग को कवर करने का प्रयास किया है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि बंडा क्षेत्र में जातिवाद कितना ज़्यादा जोरों पर है, जातिवाद का कितना प्रभाव रहेगा यहाँ के चुनाव पर? देखिए, बंडा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही प्रत्याशी लोधी समाज के उतारे हैं। यह आपका के माध्यम से कहना सही है, क्योंकि बंडा विधानसभा में लोधी बाहुल्यता है, लेकिन उसके बाद भी अन्य सम्माननीय समाजें हैं, जैसे यादव समाज हो गई, पटेल समाज हो, कुशवाहा समाज हो गई, SC ST वर्ग हो गए, जैन समाज हो गई, तो अन्य सम्माननीय समाजें भी हैं बंडा विधानसभा में। अकेले एक समाज विशेष के आधार पे आप ये निर्णय लें कोई भी पार्टी कि उस समाज विशेष के किसी व्यक्ति को आप टिकट देकर और बंडा विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर जीत हासिल करें, यह संभव नहीं है। मेरी सोच के आधार पर नहीं है, क्योंकि समाज के आधार पे या जातिगत आधार पे कभी वोट बैंकों के निर्णय नहीं हुए। वर्तमान में जनता समझदार है, शिक्षित है, और शिक्षा और समझदारी के आधार पर योग्यता का निर्णय लेती है कि कौन व्यक्ति उचित है, कौन अनुचित है। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने शिक्षा का जिक्र किया, तो बंडा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है? यहाँ पे छात्रों के लिए शिक्षा के क्या माध्यम उपलब्ध हैं यहाँ पे? बंडा विधानसभा में शिक्षा की स्थिति आप देखिए, ग्रामीण स्तरों में चल के देखिए। अभी आप एक PM श्री या स्कूल खुला है, CM राइज स्कूल खुला है, तो CM राइज स्कूल में यहाँ देखिए आपके पिछले समय लगभग बच्चों के एडमिशन हुए थे। जब से CM राइज स्कूल खुला है बच्चों की एडमिशन नहीं हो रहे। क्षेत्र में आपके ग्रामीण क्षेत्रों में आप चल के देखिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप शिक्षा की इतनी दुर्दशा है, शिक्षक समय से पढ़ाने नहीं जाते। उसके बाद स्कूलों की स्थिति देखिए, जर्जर स्कूल के भवन बने हैं, ना उनका कोई निर्माण कार्य व्यवस्थित हो रहा है। आप पानी पीने की व्यवस्था देखिए, बच्चों को शौचालय की व्यवस्था देखिए। लगभग बंडा विधानसभा में शिक्षा की जो दुर्दशा है आप स्पष्ट धरातल पर देखने चलिए और आप वास्तविकता देखिए कि शिक्षा का स्तर और शिक्षक संस्थाओं की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त है। अब आपसे जानेंगे कि बंडा विधानसभा में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य के विकास के बारे में क्या स्थिति है वर्तमान में, और क्या सोचते हैं कि अगर आपको जनता चुनती है, जनता आपको विधायक बनाती है, तो स्वास्थ्य के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, बंडा विधानसभा में लगभग स्वास्थ्य की स्थिति भी शिक्षा की स्थिति के समान ही है। आप बंडा विधानसभा के अंतर्गत, बंडा के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र है, कोई भी मरीज वहाँ जाता है तो उसको 2 मिनट में रेफर कर देते हैं सागर, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की अनुपलब्धता रहती है, सिस्टर, छोटी नर्स कर्मचारी रहते हैं, और मरीज अगर जाए, किसी भी स्थिति में मरीज जाए तो वे तत्काल प्रभाव से उसको देखते हैं और तत्काल प्रभाव से रेफर कर, मतलब उसका एक बेसिक ट्रीटमेंट तो करें कम से कम। दूसरी बात, अभी तक बंडा विधानसभा में सबसे एक जटिल स्थिति बनी हुई है कि महिला डॉक्टर आज भी नहीं आया।
कितने भी विधायक आए चले गए, कोई भी पार्टी आई चली गई, लेकिन अभी भी बंडा विधानसभा में महिला डॉक्टरों की उपस्थिति या अनुपलब्धता अभी भी बरकरार है। आप देखिए बंडा विधानसभा के अंतर्गत क्षेत्र में जितने भी अस्पताल बने हैं और अभी नहीं बने हैं, तो वहाँ भी डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि बंडा विधानसभा का जो आम आदमी है वो अपनी तकलीफ, अपनी शारीरिक समस्या, उनको जो उपचार के साधन है वो कहाँ जाए, सबको सागर रेफर कर देते हैं। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोटें लेना, वोटें लेके क्षेत्र में सिर्फ अकेले शादी के निमंत्रण, तेरही के निमंत्रण और जन्मदिन और आपकी ये क्रिकेट टीम, इनसे मतलब है बंडा विधानसभा के प्रत्याशियों। मूलभूत जो समस्याएं जुड़े, आज तक विधायक ने, वर्तमान विधायक ने किसी भी दिन बंडा विधानसभा के बंडा के अस्पताल का निरीक्षण किया क्या, वहाँ की समस्याएं देखी क्या, स्कूल चेक किए का? मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि वोटें लेना ही मात्र एकमात्र उद्देश्य होता है, या जिन उद्देश्यों की, जिन सोच के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं उनसे क्यों कोसों दूर हो जाता है जनप्रतिनिधि। आपने जैसे कि शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, लेकिन एक अहम विषय है कि बंडा क्षेत्र का जो युवा वर्ग है उसे रोजगार नहीं मिल रहा। बंडा क्षेत्र में वो बंडा से बाहर पलायन करता है, वो चाहे युवा वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो। तो क्या कारण है कि बंडा क्षेत्र में आज युवा वर्ग के लिए रोजगार नहीं? यहाँ पे एक सौरई में फैक्ट्री है, लेकिन उसमें भी आज प्रदूषण की काफ़ी समस्याएँ होती हैं, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता है। तो क्या समस्याएँ ऐसी क्या देखते हैं आप? सर्वप्रथम आपने सौरई फैक्ट्री के विषय में बात रखी। सौरई फैक्ट्री का एक दूरगामी दुष्परिणाम बंडा विधानसभा की जनता भोगेगी। पूर्व के जनप्रतिनिधियों द्वारा बंडा विधानसभा में सौरई फैक्ट्री की स्थापना की गई। मैं ये मान के चलता हूँ उनने भविष्य नहीं देखा था कि भविष्य में क्या दुर्दशा होगी इस सौरई फैक्ट्री के माध्यम से। आज ये मान के चलिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, आप 10 किलोमीटर का एरिया देख लिए। सौरई में प्रॉपर पीने के पानी की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, जमीन वहाँ की बंजर हो गई है, लोग सांस नहीं ले पा रहे, यहाँ बंडा तक प्रदूषित हवा आ रही है। आने वाले समय में कितनी भयावह स्थिति बनेगी सौरई फैक्ट्री के माध्यम से, अभी लोगों ने कल्पना नहीं की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, पूरी ईमानदारी से, मजबूती के साथ कहता हूँ, अगर जब बंडा विधानसभा की जनता ने मुझे चुना तो सबसे पहले सौरई फैक्ट्री का निराकरण होगा। या तो वो फैक्ट्री रहेगी, ना मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और रोजगार के क्या साधन उपलब्ध कराएंगे अगर आप विधायक बनते हैं? तो बंडा क्षेत्र का जो युवा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसे रोजगार कैसे दिलाएंगे? रोजगार के साधनों की उपलब्धता संभव है, क्योंकि बंडा विधानसभा प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि एक अगर विधायक अगर चाहे तो बंडा विधानसभा में कई ऐसे विकल्प हैं, कई ऐसे प्रकार की फैक्ट्रियाँ हैं जो प्रदूषित रहित हैं, उनकी स्थापना करके बंडा के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे सकता है। दूसरा विषय है कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के माध्यम से ऐसे कई प्रकार के विषय हैं जिनको बंडा विधानसभा का विधायक अगर चाहे तो उन लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से भी एक बेहतर व्यवसाय के विकल्प भी निकाल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं ऐसे दोनों व्यवस्थाएं, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे फैक्ट्रियों के माध्यम से, प्रदूषित रहित फैक्ट्रियों के माध्यम से, मैं बंडा विधानसभा के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के भरपूर प्रयास करूंगा, ताकि इनका बंडा विधानसभा से कहीं बाहर पलायन ना हो और अपने प्रॉपर क्षेत्र में इनको उचित रोजगार मिले, उचित मूल्य पर रोजगार मिले। अब जैसे कि आपने बंडा क्षेत्र में एक मुद्दा काफ़ी सक्रिय रहा कि बंडा क्षेत्र में एक बांध बना है जिसके विषय में किसान वर्ग काफ़ी परेशान है, वो परेशान भी है और वहाँ से उनको परेशानी की वजह से कई बार उन्होंने आवाज़ बुलंद की और आपने भी उनकी समस्याओं को उठाया है। तो उस बारे में जानना चाहेंगे कि उस बांध से क्या परेशानियाँ हो रही हैं और वो बांध इस तरीके से निर्मित क्यों नहीं हुआ कि वो किसानों के हित में हो सके? देखिए, मैं अपना परिचय देना भूल गया। सबसे पहले मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, लगभग 15 महीने से मैं और उसके पहले भी उल्दन बांध के निर्माण के विषय में हमेशा विरोध करता रहा हूँ। उल्दन बांध का जो निर्माण हुआ है वो 28 गांव प्रभावित है, जबकि कुल 6 गांव मूल रूप से डूब क्षेत्र में है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि उसमें उस जल का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो खुरई क्षेत्र को जा रहा है।
60% खुरई क्षेत्र को, बाकी 40% लगभग बंडा क्षेत्र को पानी मिलेगा उसका। उसके सबसे दुष्परिणाम देखिए, उल्दन बांध परियोजना के अंतर्गत सारे किसान, ऐसे 50% किसान हैं जिनकी सिंचित भूमि असिंचित हो गई। अब ये क्या कारण रहे, पटवारियों के कारण रहे या किन कारणों की वजह से उनके पास सारे प्रमाण है, सारे लिखित प्रमाण है कि मेरी सिंचित भूमि है। खसरा बीवन देखिए उनका, तो उनकी सिंचित है। ऐसी कौन सी विडंबना, ऐसे कौन से षड्यंत्र हो गए कि 50% भूमि उनकी असिंचित कर दी। दूसरी बात, आप ये मान के चलिए 2.5 लाख रुपया जोड़ के 5 लाख या 7.5 लाख रुपये हेक्टेयर दे रहे। हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ जमीन। तो क्या 7.5 लाख रुपए में 2.5 एकड़ कहीं जमीन मिल रही है आपको, या प्रशासन को भी मिल जाएगी, या उन किसानों को मिल जाएगी जिनसे उन सरकारी मूल्यों के आधार पर उनकी से किसानों की जमीन छीनी जा रही है। तीसरा, आप ये विकल्प देखिए कि बंडा उल्दन बांध के अंतर्गत विस्थापन के लिए उनको जमुनिया की जगह दी गई थी। वो फाइल भी बनी थी, वो फाइल प्रशासन द्वारा गायब कर दी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, 2018 के समय जमुनिया के क्षेत्र की फाइल बनी थी उल्दन बांध के विस्थापित किसान अन्नदाता किसानों को, वो फाइल आज तक नहीं मिल रही। अब उनको वहाँ अपने डलाखेरी के पास जमीन मिली उनको, तो वो बंजर जमीन है और आज तक उस जमीन का कोई भी निराकरण नहीं हुआ, ना वहाँ निर्माण कार्य हुआ, ना कहीं वहाँ पानी की। आप वहाँ चल के देखिए वहाँ पे स्थिति, तो वहाँ ना तो पानी की पीने की व्यवस्था है, ना वहाँ पर्याप्त रहने की व्यवस्था है। मतलब ऐसी बंजर जमीन दे दी किसानों को कि जहाँ एक कहना चाहिए कि जैसे उनसे कोई दुश्मनी हो किसानों के साथ प्रशासन की। अब जैसे कि एक चीज़ देखी गई है कि पूरा आपसे अब जानना चाहेंगे कि एक प्रश्न काफ़ी चलता है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग की जाती है, बार बार शराबबंदी की मांग होती है, लेकिन शराबबंदी नहीं हो पाती है। क्या कारण देखते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, जैसे कि बिहार में हुई है, गुजरात में हुई है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए? देखिए, सरकार को शराब की दुकानें खोलने से एक विशेष आय होती है और एक सरकार का विशेष आय का साधन है शराब बेचना। मैं अपने माध्यम से, एक जैन परिवार के माध्यम से पूर्णतः विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी होना चाहिए। अगर लगभग नहीं भी होती तब मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे बंडा में एक दुकान है शराब की और उसके अंतर्गत बंडा के क्षेत्र लगभग सटे हुए जितने क्षेत्र उनमें दुकानें खोल दी, लाइसेंस भी दर्ज कर दिए, तो सबसे जो समाज में जो आज दुराचार की स्थिति है, समाज में जो अव्यवस्था की स्थिति है, जो युवा शराब पी के अपने दुर्व्यवहार विचार में शामिल हो जाती है, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम जैसे कल एक बंडा में या एक बहरौल में कहीं भी अगर एक लाइसेंस मिला है तो वहीं तक शराब बिक्री सीमित रहे। छोटे छोटे गांव में आप उप दुकानें बना के लाइसेंस देके इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है प्रशासन की, वो बिल्कुल गलत है। वो समाज को नष्ट और भ्रष्ट करने की सोच है सरकार की, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि सागर जिले में 3 मंत्री हैं वर्तमान समय में, भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री हैं सागर क्षेत्र में, लेकिन फिर भी सागर जिला पिछड़ा हुआ है। तो क्या कारण देखते हैं कि 3 जिलों में, इस क्षेत्र में 3 मंत्री होने के बाद भी यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री यहाँ का विकास नहीं कर पा रहे, इस जिले का विकास नहीं कर पा रहे सागर क्षेत्र का? देखिए, आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो मंत्रियों के विषय में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पहले वो वहाँ के विधायक थे, उस विधानसभा से वो विधायक बने, उसके बाद मंत्री पद मिला, चूँकि उनकी पार्टी सरकार में आई इसलिए उनको मंत्री पद मिला। उनकी सोच मध्य प्रदेश के विकास की नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं, आज भी भूपेंद्र भैया ने या गोपाल भार्गव जी ने या गोविंद सिंह राजपूत ने बंडा विधानसभा में एक भी हेड पंप कहीं लगवा दिया हो तो मुझे बता दें। माननीय भूपेंद्र भैया जी आए थे अभी पिछली बार, बंडा में घोषणा कर गए 25 करोड़ की, सायगढ़ में 39 करोड़ की घोषणा कर गए। मैं माननीय से कहना चाहता हूं कि आप 39 या 25 करोड़ ठीक है, आप 1 करोड़ विकास की दे दें। जैसे ही आप अपने विकास की गंगा गड़ाकोटा में बहा रहे हैं, खुरई में बहा रहे हैं, सुर्खी में बहा रहे हैं, तो कोई भी मंत्री जो है वो अपने विधानसभा तक सीमित नहीं रहता,
उसको पूरे मध्य प्रदेश के बजट की जवाबदारी दी जाती है कि आपको जो बजट मिला है वो पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए बजट मिला है, ना कि अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। तो मैं बहुत अपने आप में बहुत शर्म महसूस करता हूं, बहुत तकलीफ महसूस करता हूं कि इनकी मानसिकता सिर्फ अपने विधानसभा के विकास तक क्यों सीमित हो जाती है। अच्छा, बंडा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसको वो सुविधाएं सेवा नहीं दी जाती। मैं माननीयों से कहना चाहता हूं कि सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म समभाव के साथ साथ सबके हित के विचारधारा भी रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए आपको बजट दिया गया है। आप मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, ना कि अपने विधानसभा क्षेत्र के। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने मंत्रियों की चर्चा की, अब बंडा क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं पूर्व में, चाहे वो हरवंश राठौर जी हों चाहे तरवर सिंह जी हों, तो उनने क्या विकास किया, ऐसा क्या काम है? क्योंकि विकास ऐसा कोई उल्लेखनीय तो क्षेत्र में दिखता नहीं है कि जिससे जनता के जीवन में परिवर्तन आया हो, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई उल्लेखनीय काम उनके द्वारा अगर किया गया हो या कोई विकास कार्य किया गया हो। बहुत बेहतर प्रश्न है। बंडा विधानसभा में माननीय पूर्व विधायक और माननीय वर्तमान विधायक जितने भी विधायक रहे हैं, विकास हुआ है। मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं, विकास कहाँ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। उन्होंने अपना व्यक्तिगत विकास किया है। पूर्व विधायक माननीय देख लो आप, उन्होंने धन से, बल से, संपत्ति से, जमीन से खुद का विकास किया, करोड़पति से अरबपति हो गए। जो भी बंडा विधानसभा के अंतर्गत जो भी बजट आया, उन्होंने सिर्फ अपने विकास के उपयोग में लगाया। कितनी संपत्ति अर्जित की आपको भी पता है, और ये सारी बंडा विधानसभा को पता है कि किसके पास किया था और आज क्या हो गया। अब आइए आप वर्तमान विधायक के पास। वर्तमान विधायक माननीय तरवर सिंह बंटू भैया ने जब चुनाव लड़ा था तब वो किराए के मकान में थे। हम जैसे कई लोगों ने, बंडा विधानसभा के व्यक्तियों ने अपने जेब के पैसे लगा के उनको जिताया था। क्यों जिताया था? इसलिए जिताया था कि आप बंडा विधानसभा का विकास करेंगे, बंडा विधानसभा की समस्याओं का निराकरण करेंगे, क्षेत्रीय रोडों का निर्माण करेंगे, स्कूली, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन सब शून्यता पे चला गया। आज वर्तमान में देखिए, बंडा विधानसभा के विधायक की विकास की सोच और उनका खुद का विकास, किराए के मकान के सामने उनकी करोड़ों की बिल्डिंग बन गई है, करोड़ों की हवेली बन गई। आज भी बंडा विधानसभा के विधायक का विकास देखिए, उनके परिवार का मकान देखिए, 4-5 साल लग गया है, आज भी मिस्त्री काम पे लगा है। सबसे ऊंचा मकान है, 10 किलोमीटर से देखिए करोड़ों की संपत्ति बना ली उनने। आज बंडा विधानसभा के विधायक का विकास देखिए आप, उनका डंपर देखिए, आपकी उनकी संपत्ति देखिए आप, उनका जितनी लगभग मान के चलिए एक विधायक को 1-1.25 करोड़ रुपए लगभग तनख्वाह मिलती है। 2 लाख मान के चलिए, 12 दूनी 48, आप 1-1.5 लाख रुपए संपत्ति मान के चलो। मैं चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं विधायक को, आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। अगर आप अपनी संपत्ति को ब्यौरा देंगे तो आपकी पूरी कलई खुल जाएगी कि आपने बंडा विधानसभा के उन मुद्दों को भूलकर सिर्फ अपनी आर्थिक मजबूती और अपना खुद का विकास किया है। करोड़ों की संपत्ति कमाई है। आप एक छोटा सा उदाहरण देखें, विधायक जो निधि होती है, आर्थिक सहायता निधि होती है, आप ये देखिए पड़वार में, अकेले पड़वार में 250 लोगों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी। मतलब अकेले पड़वार से 50 लाख रुपए का खुद के गांव से। अच्छा, एक चीज और देखिए, जिस पड़वार की स्थिति में उनका एक ग्राउंड था 1 एकड़ का, वो पूरा सीसी बना लिया। जो मेन रोड था, वो मेन रोड आज भी खचन की स्थिति में, मतलब कीचड़ की स्थिति में आज भी पड़वार की स्थिति यथावत है। ना उन्होंने कहीं रोड का निर्माण करवाया, ना कहीं उन्होंने स्कूली भवन के विषय में निर्माण करवाया, ना उन्होंने कहीं स्वास्थ्य की सोच रखी, ना उन्होंने कहीं रोजगार की सोच रही। बस उनको तो सिर्फ टूर्नामेंट, क्योंकि वो पुराने क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं, अपने आप को गरीब बताते। साहब थे कभी अभी गरीब, आप थे कभी गरीब, आप आज करोड़पति हो गए हैं। ये करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई? बंडा विधानसभा के अंतर्गत आपके बजट के अंतर्गत जो भी राशि आई है, आपने सिर्फ उसका दुरुपयोग किया। मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं, सिर्फ दुरुपयोग किया है। और दूसरी बात, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां से आप कमीशन नहीं लिया आपने। चाहे वो उल्दन बांध का प्रकरण हो, वहां से कमीशन लिया, चाहे सौरी फैक्ट्री हो बनी हो, उसमें भी आपका कमीशन सेट है। सब जगह आपका कमीशन सेट है। अगर कमीशन सेट नहीं होता, यदि आपने इस प्रकार का गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया होता, तो आपके पास ये करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई होती?
मैं ये कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से पूरी बंडा विधानसभा की जनता को कि आपको सब जानकारी है, आप समझते हैं, आपको पूरा ज्ञान है कि किसका विकास हुआ है, बंडा विधानसभा का विकास हुआ है कि तरवर सिंह बंटू भैया का विकास हुआ है। अब आपसे जानना चाहेंगे अंतिम प्रश्न कि इस बार आपके सामने कई ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जो पहले से राजनीति में स्थापित हैं, वो चाहे तरवर सिंह जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लंबरदार हों, चाहे सुधीर यादव हों, चाहे रणजोर सिंह बुंदेला हों, तो इस बार किसको आप ज़्यादा टफ मार रहे हैं कि जो आपको अच्छी तरीके से प्रतिद्वंदी रहेंगे और आपको टफ फाइट देंगे, किसको आप ज़्यादा कठिन मान रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं लगभग 21 साल से राजनीति में हूँ और लगभग कई दलों के साथ मैंने काम किया है। अभी वर्तमान में जिला पंचायत का चुनाव मैंने जीता है मेरी माताजी के नाम से, श्रीमती बिमला जैन के नाम से। अपने जिला पंचायत क्षेत्र में पहली बार मैंने फार्म भरा और पहली बार मुझे जनता का आशीर्वाद मिला। और वो चुनाव मैंने वर्तमान विधायक तरवर सिंह के भाई, जो वर्तमान में बड़ा महिला से दावेदार थे, राजा सिंह पड़वार, उनको हरा के जीता है, 1500 वोटों से हराया है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा राजनीतिक अनुभव है। अब आपने कहा कि मेरी किससे प्रतिद्वंदिता है या कौन प्रबल दावेदार है, तो देखो राजनीति में दावेदारी भी होती है, प्रबलता भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी जो सोच है, ना मैं उसमें किसी को प्रबल समझ रहा हूं, ना मैं किसी के को अपना प्रतिद्वंदी समझ रहा हूं। बंडा विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे सब अपनी दमखम से लड़ रहे, ना मैं उनका कभी अपने विचारधारा में ना मेरी किसी से प्रतिद्वंदिता है, ना मेरी किसी से बुराई है, ना मेरी किसी से विरोधाभास है। आप अपनी मेहनत करें, आप अपनी मेहनत के हिसाब से जनता जनार्दन की विचारधारा में जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी बैठेगा, जनता जनार्दन उसको अपना आशीर्वाद देगी और वो बंडा विधानसभा का विधायक बनेगा। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि आज भी 21 साल की राजनीति में, मेरे कैरियर में, मेरे ऊपर एक भी दाग नहीं है किसी प्रकार की रिश्वत का, कमीशन खोरी का, किसी भी सामाजिक दुराभाव का। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा पार्टी से, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक अधिकारी को, कि मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने अपना कैंडिडेट बनाया। और मैं पूरी मजबूती के साथ बंडा विधानसभा की हर समस्या के समाधान में बंडा विधानसभा की जनता के साथ दिन रात एक कर दूंगा और बंडा विधानसभा को विकसित, खूबसूरत और समृद्ध बनाऊंगा। बोलो श्री राम राजा सरकार की।